आज अनन्या शादी का पखवेरा डालने घर पर आई हुई थी और मैं उसके आव भगत में लगी हुई थी, क्योंकि पृथ्वी घर पर आए थे और मैं उन्हें छुप छुप कर देखा करती थी। क्योंकि पृथ्वी मुझे बहुत पसंद थे और उनकी शादी अनन्या दीदी से हो गई थी। पृथ्वी भी मुझे बहुत मान सम्मान देते थे। जब भी घर आते तो मेरे लिए ढेर सारे गिफ्ट लेकर आते थे और मुझे उनके लाए हुए गिफ्ट बहुत पसंद आते थे। अंजलि दीदी की पति रौनक जीजू भी बहुत अच्छे थे। वह भी मुझसे बहुत प्यार करते थे, जैसे मैं उनकी खुद की बहन हूँ। पृथ्वी और रौनक जब भी घर पर आते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। अनन्या दीदी जब भी ससुराल आती तो वह यहाँ गायब ही हो जाती थी और मुझे पता होता वह कहाँ होगी। अनन्या दीदी को पृथ्वी बुला रहे थे और उन्हें छत पर बुलाने आई थी, क्योंकि अनन्या दीदी अक्सर ही छत पर रहा करती। और जब मैं आई तो अनन्या दीदी को जिस पोजीशन में मैंने देखा था, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। अनन्या दीदी पड़ोसी मयंक के गोद में बैठी हुई थी। मयंक के छत पर एक कमरा था, उसी कमरे में ये अक्सर मिला करते थे। मयंक जो बातें कर रहा था उसने मेरा दिमाग घुमाकर रख दिया था। वह अनन्या दीदी से पूछ रहा था, क्या तुम्हारे पति को फर्स्ट नाइट पर पता नहीं चला कि तुम कंवारी नहीं थी? तुम्हारी न्यू पैकिंग तो मैंने खोली थी। वह अनन्या दीदी के ब्यूटी बॉल से चिपके ये सब बातें कर रहा था। मेरे कानों में से धुआं निकल रहा था। ये अनन्या दीदी सही नहीं कर रही थी। वह अपने पति को धोखे में रख रही थी। मैंने भी अब ठान लिया था कि जो कुछ हो जाए मैं अनन्या दीदी को सबक सिखाऊंगी। वह जिंदगी भर याद रखेगी। पृथ्वी को मैं ऐसा धोखा खाते नहीं देख सकती थी। मेरी आप बीती बहुत ही दर्दनाक थी। मैंने जब से होश संभाला था इसी तरह का सिचुएशन देखते आई थी। जब मेरी उम्र उस वक्त 12 साल थी, जब माँ की मृत्यु हुई थी। माँ को कैंसर हो गया था। पापा से छोटे मेरे दो चाचा थे, उनकी पत्नियाँ भी थी। मेरे दोनों चाची के पास तीन तीन बेटियाँ थी और मेरे भाई दोनों छोटे थे। मेरी दादी मेरे दोनों भाई को पाल रही थी। मेरी दोनों चाचियाँ भाई को बहुत प्यार करती थी। मेरे पापा जॉब करते और शराब के नशे में डूबे रहते। उनको घर की जिम्मेदारी से कोई परवाह नहीं थी। उनकी लापरवाही की वजह से मेरी मम्मी की भी मृत्यु हो गई थी। मेरी माँ को वो समय पर डॉक्टर के पास नहीं लेकर गए थे, जिसकी वजह से मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी। मेरी माँ से मेरे पापा की कम ही बनती थी। हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता था। पापा बाहर के औरतों में ज़्यादा दिलचस्पी लेते थे। आए दिन उनके फ़ोन पर हमेशा किसी नई लड़की का नंबर होता। उससे घंटों फ़ोन पर बातें करते। ये बात मेरी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मेरी माँ थोड़ी सांवली थी, लेकिन नैन नक्श बहुत ही प्यारे थे। पापा एकदम गोरे चिट्टे थे। मेरी माँ को कभी अपने रंग रूप में नहीं लगाते थे। हमेशा माँ को काली कहकर बुलाते। मेरे माँ बाप की शादी अरेंज मैरिज शादी थी। मेरे दो मामा थे और दोनों ही सरकारी नौकरी पर थे और नाना जी फौज के रिटायर फौजी थे। मामा के मायके में पैसों की कोई कमी नहीं थी। मेरी माँ को दहेज भी काफ़ी अच्छा खासा दिया गया था। मेरी दादी तो माँ को बहुत मानती थी, शायद इसलिए कि माँ को काफ़ी दहेज दिया गया था। मेरे घर में जो भी कीमती सामान था वह सब मेरी माँ के मायके के यहाँ से दिए गए थे। मेरे दादी को सारे जेवर चढ़ाए गए थे और दोनों चाचा को भी मेरे नाना ने मोटरसाइकिल दी थी। इसलिए मेरी माँ की उस घर में काफ़ी चलती थी। सबके चलने से क्या होता है, जब पति ही धोखेबाज निकले। मेरे पापा को भी 4 पहिए की गाड़ी दी गई थी। मेरे पापा उसी से ही अपने जॉब पर जाते थे। मेरे पापा प्राइवेट गोदाम के मैनेजर थे। सैलरी भी अच्छी थी, लेकिन गोदाम में काम करने वाली कई लड़कियों के साथ उनका अफेयर रह चुका था और मेरी माँ इसी वजह से बहुत झगड़ा करती थी। मेरे पापा की आदत कभी नहीं छूटती। कई बार माँ गुस्से में जाकर गोदाम पर लड़कियों से झगड़ा कर चुकी थी। उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। पापा जब घर पर आते तो माँ को बहुत मारते थे। एक दिन इतना मारा था कि माँ के सर में बहुत तेज़ चोट लग गई थी और वो बेहोश हो गई थी। मेरी दादी उन्हें अस्पताल ले गई थी। डॉक्टर ने दवाई देकर घर भेज दिया था। वही गुम चोट मेरी माँ को मौत तक पहुँचा दिया था। वह अंदर ही अंदर घाव बनकर कैंसर हो गया था और पापा हमेशा यूं ही छोटी मोटी दर्द की दवा लाकर देते रहे और वही माँ खाती रही। जब सर का दर्द हद से ज़्यादा बढ़ा तो माँ ने अपने मायके में फ़ोन किया और नाना उन्हें अच्छे हॉस्पिटल में ले गए और जब डॉक्टर ने चेक किया तो उनके पैरों तले से ज़मीन निकली थी, क्योंकि मेरी माँ को कैंसर हो गया था। बिल्कुल लास्ट स्टेज पर थी। माँ फिर कभी वापस अपने ससुराल नहीं लौटी। उनका अंतिम संस्कार यहीं पर किया गया था। मैं माँ के शव के पास बैठी दहाड़े मार रही थी। पूरा घर मेरे दहाड़ से रो पड़ा था। मेरे पापा भी वहाँ पर आए थे। मेरे दोनों छोटे भाई भी वहाँ पर थे। सबके आंखों में आंसू था, पर कोई क्या कर सकता था। मेरी माँ तो इस दुनिया से जा चुकी थी। नाना ने पापा के साथ मुझे नहीं भेजा था, क्योंकि मैंने अपनी माँ की मौत को अपने दिमाग पर सवार कर लिया था।
माँ की मौत को अपने दिमाग पर सवार कर लिया था और मैं बहुत ज़्यादा गम में हो गई थी। पापा, दादी और मेरे भाई सब यहाँ से चले गए थे। कुछ दिनों के बाद मैं गम से बाहर आई तो मेरे पापा मुझे दोबारा लेने आए थे। मेरे नाना जी ने उन्हें काफ़ी बातें सुनाई और मुझे मेरे पापा के साथ भेज दिया। मैं यहाँ पर पढ़ाई कर रही थी। हमारा ज़्यादा बड़ा घर नहीं था, 3 मंजिला का घर था। नीचे के फ्लोर पर 3 कमरे थे। मम्मी जिंदा थी तो एक मम्मी पापा का कमरा था और एक हम बच्चों का कमरा था। मेरी दादी हम तीनों बहन भाइयों को लेकर सोया करती थी और पापा अकेले अपने कमरे में सोते थे। एक दिन हमारे घर में कोई रिश्तेदार आया। दादी ने मुझे और मेरे भाइयों के पापा के कमरे में ही सुला दिया। लेकिन रात को मेरे पापा शराब पीकर एक लड़की के साथ घर आए थे और उस रात जो मैंने देखा, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकली थी। हम तीनों भाई बहन बेड पर सो रहे थे। वह लड़की पापा के साथ कमरे में दाखिल हुई थी। जब पापा ने देखा कि हम बेड पर सो रहे हैं, हम तीनों बच्चों को उठाकर दूर पड़े चारपाई पर सुला दिया। मेरे भाई तो छोटे थे, उनकी आंख नहीं खुली, पर मेरी आंख खुल गई थी। मैं डर से आंखें मूंदे लेटे रही। वह लड़की पापा के पैरों के पास बैठकर पहले उनका पैर दबाती रही, फिर बाद में पापा ने उसे अपने ऊपर गिरा लिया। वह लड़की कुछ न बोली। वह बार बार कह रही थी, पहले वादा करो तुम मुझसे शादी करोगे ना। पापा उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहे थे। वे अपने धुन में सवार थे। उसे अपने सीने से चिपकाते उसके होंठों से चिपक चुके थे और उसके दोनों ब्यूटी बॉल को अपने हाथों से मसल रहे थे। वह लड़की बार बार उनका हाथ नीचे करती। फिर पापा ने उसको धीरे से बेड पर लिटा दिया और उसके सारे कपड़े उतार दिए। वह बार बार उनका हाथ हटाती थी, लेकिन उस लड़की की एक नहीं चली। कुछ ही देर में पापा उस लड़की को पूरा बिन कपड़ों का कर चुके थे। वह बार बार कहती थी, बच्चे सो रहे हैं, लाइट बंद कर दो। लेकिन पापा अपने नशे में धुत थे। उसको अपने नीचे गिराते उसके एक एक हिस्से को बड़ी देर तक चूम रहे थे। वह लड़की थोड़ी ही देर में बड़ी जोर जोर से सिसकियां लेने लगी थी और आहें भर रही थी। फिर बार बार कहती, मुझे तुम्हारा ये प्यार पागल कर देता है, अब जल्दी से मेरी प्यास बुझा दो, अब बर्दाश्त नहीं होता। पर मेरे पापा उसकी एक भी नहीं सुन रहे थे। उसे बड़ी देर तक यूं ही चूमते रहे। वे और जोर से आहें भर रही थी। फिर उस लड़की को अपने ऊपर बिठाते हुए लड़की बड़ी ज़ोर ज़ोर से उनके ऊपर कूदती और सिसकियां भरती और थोड़ी देर के बाद पापा ने उसे नीचे गिरा दिया। उस लड़की को ज़ोर ज़ोर से झटके देने लगे थे। थोड़ी देर के बाद वे दोनों शांत हुए थे। फिर बिन कपड़ों के यूं ही लेटे रहे। पापा तो नींद में जा चुके थे, लेकिन वह लड़की उठकर कमरे से जा चुकी थी। वह लड़की कौन थी मुझे नहीं मालूम था। मैं अपने मुंह पर तकिया रखे अपनी सांसों को भी बहुत धीरे धीरे से ले रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। जब दादी सुबह हमें जगाने आई और पापा को उस हालत में देखा तो घबरा गई थी। जल्दी से उनके ऊपर कपड़ा फेंकते हम बच्चों को उठाकर वो अपने कमरे में ले गई और बहुत पछताने लगी थी। फिर उन्होंने मेरे नाना से बात करके मुझे नाना के घर भिजवा दिया। और मेरे दोनों भाई तो दादी के जान थे, क्योंकि उनके तीनों बेटे में से किसी को लड़का नहीं हुआ था। इसी मोहब्बत में उनको अपने से अलग नहीं कर सकती थी। लेकिन दादी को डर था, मैं बड़ी हो रही थी और मेरे पापा की आदत उन्हें अच्छी नहीं लग रही थी। बच्चों के सामने ही ऐसे लेटे थे और वे सब कुछ समझ चुकी थी और उन्हें यही अच्छा लगा था कि मुझे वहाँ से हटा दें। नाना ने भी मुझे दोबारा दादी के यहाँ नहीं भेजा। यहाँ पर मेरी मामी के मेरे से बड़ी 2 लड़कियाँ थीं। वे दोनों मुझसे ज़्यादा बात नहीं करते थे। नाना जी ने मेरा एडमिशन यहीं के स्कूल में करवा दिया था। नाना के सामने तो मुझे कोई भी काम के लिए नहीं बोलता था, लेकिन जब नाना इधर उधर रहते तो हर कोई मुझसे ही काम करवाता। अंजलि मेरे बड़े मामा की बेटी थी। अनन्या मेरे छोटे मामा की बेटी थी। मामा के दोनों लड़के हॉस्टल में पढ़ रहे थे। छुट्टियों में ही घर पर आते थे। मेरे भाई के जितने थे उनसे मेरी काफ़ी अच्छी बन जाती थी। लेकिन मेरी मामी की लड़कियां दोनों बड़ी थीं और मुझ पर बहुत हुक्म चलाती थीं। अंजलि और अनन्या मुझे कभी अपने साथ कहीं पर भी नहीं ले जाते थे। उनकी दोस्त आती तो कभी मुझे अपने पास नहीं बुलाते थे। मैं थोड़ी अपनी माँ की तरह सांवली थी, लेकिन मेरे नैन नक्श बहुत ही प्यारे थे और मेरा फिगर तो कमाल का ही था। मेरा सांवलापन थोड़ा मुझे अलग करता था। मेरे दोनों भाई मेरे पापा के रंग पाए थे। वे दोनों एकदम गोरे थे और मैंने अपने माँ का रंग रूप लिया था। इस वजह से मैं सांवली थी। और मेरी मामा की बड़ी बेटी अंजलि की शादी तय हुई तो घर में बड़ी चहल पहल थी। घर में सफ़ेदी का काम चल रहा था। मेरे छोटे मामा की लड़की अनन्या आजकल छत पर ज़्यादा रहा करती थी। अपने कॉलेज से आकर सीधा छत पर चली जाया करती थी और मुझसे सारे सामान मंगवाती। कभी चाय मंगवाती, कभी अपनी किताबें मंगवाती। नीचे घर में शादी के हंगामे थे। अनन्या छत पर खूब मज़े करती। जब मैंने गौर किया तो छत के बगल में चिपकी हुई एक छत थी। उस छत पर जो लड़का था वह अनन्या को ही देखा करता।
मैंने उस लड़के को कई बार देखा था। अनन्या भी उस लड़के को देखती थी। उस लड़के का नाम मयंक था। जिस दिन अंजलि दीदी की बारात आई थी, उस दिन वह लड़का सिर्फ अनन्या दीदी को ही देख रहा था। उसने मुझे अपने पास बुलाया और टिश्यू पेपर में एक पर्ची लपेटकर मुझे कहा कि अनन्या के दे दो, और मुझे कहा कि मैं उस टेंट के पीछे अनन्या का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने वो पर्ची अनन्या दीदी को दे दी। अनन्या ने तुरंत उस पर्ची को पढ़ा और वह जहाँ खड़ा था वहाँ चल पड़ी थी। मैं भी इधर उधर शादी के हंगामों में बिजी हो गई थी। कुछ ही देर में बारात आ गई थी। सभी शोर मचाने लगे थे कि जयमाला होगा, हमें दूल्हे का स्वागत करना है। अनन्या दीदी का नाम बुलाया जाने लगा था। मैंने कहा, मैंने देखा है, दीदी कहाँ पर है, मैं बुलाकर लाती हूँ। जब मैं वहाँ पर गई और जो मैंने देखा, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकली थी। मयंक अनन्या दीदी के दोनों ब्यूटी बॉल को ब्लाउज में से निकाले कुर्सी पर बैठा चूम रहा था और अनन्या दीदी आहें भर रही थी। मैं चुप खड़ी देखती रही, मैं हिल भी नहीं पा रही थी। लेकिन अनन्या दीदी को वहाँ स्टेज पर बुलाया जा रहा था और यहाँ दीदी आशिकी में डूबी हुई थी। अचानक से मयंक की नज़रें मुझ पर पड़ी और उसने मुझे आंख मारते दीदी को छोड़ा था। दीदी हड़बड़ाकर अपने ब्लाउज के हुक बंद करने लगी और मैं तो ये देखकर पसीने में नहा गई थी। अनन्या दीदी की आंखें शर्मिंदगी से झुक गई थी और मुझे डांटने लगी, तू यहाँ पर क्या कर रही है, तुझे और कोई काम नहीं? मैंने डरते हुए कहा, दीदी आपको वहाँ मामी और मामा सभी लोग स्टेज पर बुला रहे हैं और मुझे आपको बुलाने के लिए भेजा गया है। इस वजह से मैं इधर आ गई थी, क्योंकि मुझे पता था आप यहाँ पर होंगी। दीदी वहाँ से अजीब सी हालत में स्टेज पर पहुँची थी। शादी के हंगामे ख़त्म हो गए। अंजलि दीदी विदा होकर अपने ससुराल चली गई। जूता चुराई में काफ़ी हंगामा हुआ था। अनन्या दीदी ने और मैंने जूते चुराए थे। अंजलि दीदी के पति रौनक का भाई पृथ्वी बहुत ही मजाकिया लड़का था। उसने सभी लड़कियों के कान से धुएं निकाल दिए थे। वह सभी लड़कियों पर अकेला भारी पड़ गया था। काफ़ी हंसी मजाक के बीच शादी संपन्न हुई थी। नाना जी ने पृथ्वी को अनन्या दीदी के लिए पसंद कर लिया था। शादी में मैं सबसे ज़्यादा भाग भाग कर काम कर रही थी। शादी में मैंने पृथ्वी का बहुत काम किया था। कोई काम होता तो सब मुझे ही कहते। पूरी शादी में अनन्या सिर्फ मयंक को देखती थी और हर काम मुझे पास करती। इसी तरह शादी बीत गई थी। अब हमारे घर रौनक, जीजू और पृथ्वी का आना जाना लगा रहता था। नाना जी ने कुछ ही दिन में ये तय कर दिया था कि पृथ्वी की शादी अनन्या से होगी। अनन्या को पृथ्वी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पृथ्वी की सरकारी नौकरी थी। वे बिजली विभाग में बिल अकाउंटेंट था। अंजलि दीदी का ससुराल पास में ही था। वह हफ्ते में हमारे घर कई बार चक्कर लगाया करता था। रौनक जीजू भी आते। रौनक जीजू बहुत अच्छे थे। अंजलि दीदी के रिसेप्शन में हमें 2 दिन उनके ही घर में रोक लिया गया था, क्योंकि अंजलि दीदी और रौनक जीजू दोनों हनीमून ट्रिप पर जा चुके थे और हमें उनके घर में दीदी के आने तक रुकना था। अनन्या तो शाम को ही बहाना बनाकर चली आई थी, पर मैं वहीं पर रुक गई थी। नाना जी ने फ़ोन पर कहा कि अनन्या तो आ गई है, पर तुम्हें वहीं रुकना होगा, उन्हें बुरा लगेगा। मुझे इसी वजह से यहाँ रुकना पड़ा था। मुझे पृथ्वी बहुत अच्छा लगता था। पृथ्वी सिर्फ अनन्या के बारे में बातें करता। पृथ्वी ने अनन्या की नापसंद पसंद सारी चीज़ें मुझसे पूछी थी। मैंने पृथ्वी को बता दिया था। मैं पृथ्वी को छुप कर देखती थी। मुझे पृथ्वी बहुत पसंद था, लेकिन मैं नाना जी को कभी नहीं बता सकती थी, क्योंकि अनन्या ने इस शादी के लिए हाँ कर दी थी। लेकिन वह अभी भी मयंक से ही बातें करती। इधर पृथ्वी देर रात तक मुझसे सिर्फ अनन्या के बारे में बातें करता, लेकिन पृथ्वी से बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता। इसी तरह जब अंजलि दीदी वापस आई तो मैं अपने घर आ गई थी और पृथ्वी हर हफ्ते हमारे घर किसी न किसी बहाने से आता और अनन्या से बातें करना चाहता। लेकिन अनन्या तो पृथ्वी से बहुत दूर रहती। पृथ्वी जब भी फ़ोन अनन्या के लिए करता तो थोड़ी सी बात करके मुझे पकड़ा देती। मैंने एक दिन डरते डरते कहा, अनन्या अगर तुम्हें पृथ्वी पसंद नहीं है तो तुम नाना जी से कह सकती हो, ऐसे तुम उसे धोखा दे रही हो। अनन्या ने मुझे बहुत ज़ोर से डांटा, कहा अपना मुंह बंद रखो, उसी में तुम्हारी भलाई है। उसने मुझसे कहा, मैं पृथ्वी से ही शादी करूंगी, क्योंकि उसकी सरकारी नौकरी है और मयंक तो मेरी चाहत है। लड़के 2 लड़कियां घुमा सकते हैं, मैं क्या एक पति और एक बॉयफ्रेंड नहीं रख सकती? और तुम्हें कौन अपने मुंह लगाएगा? अपनी शक्ल देखी है आईने में? यहाँ अनाथों की तरह पड़ी हो, ना तुम्हारा बाप पूछता है ना तुम्हारी माँ इस दुनिया में है। भगवान का धन्यवाद करो नाना जी जिंदा है, नहीं तो तुम्हें यहाँ से धक्के मार कर निकाल देती, मनहूस लड़की। मैं उस दिन चुप हो गई। सच ही तो कह रही थी अनन्या दीदी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था सिवाय नाना जी के। मैंने कहा, शायद अनन्या सच कह रही है। मैं शीशे के सामने खड़ी हो गई और अपने आप को बड़ी देर तक देखती रही। क्या सांवला होना बुराई है? उस दिन के बाद से मैंने कभी अनन्या दीदी को नहीं टोका।
पृथ्वी हमेशा हमारे घर आता रहता। वह जब भी कोई चीज़ अनन्या के लिए लाता तो मेरे लिए भी लाता था। मुझे चोरी से दे देता था। मैं चुप से रख लेती क्योंकि मुझे उसकी लाई हुई चीज़ें बहुत अच्छी लगती। इसी तरह अनन्या की शादी पृथ्वी से हो गई थी। अनन्या शादी के बाद भी मयंक से मिलती थी। अंजलि दीदी प्रेग्नेंट हो गई थी और उनकी डिलीवरी के दिन नज़दीक चल रहे थे। पृथ्वी मुझे लेने आए थे। मैं पृथ्वी के साथ हॉस्पिटल चली गई थी क्योंकि मुझे अंजलि दीदी के पास रुकना था और पृथ्वी और अनन्या को उसके मामा की लड़की की शादी में जाना था। मैं वहीं अस्पताल में रुक गई। अनन्या पृथ्वी दोनों शादी में जा चुके थे। अंजलि दीदी ने एक बेटे को जन्म दिया था। घर में बहुत चहल पहल थी। वे लोग शादी से लौट आए थे। अनन्या की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मामी ने उसे घर पर ही रोक लिया था। मैं यहाँ पृथ्वी के घर पर थी। पृथ्वी ने कहा, तुम्हें यहाँ पर अभी 1 महीना रुकना होगा। जब अंजलि के बेटे का नामकरण हो जाएगा तब यहाँ से जाना। मैं यहाँ सबका देखभाल कर रही थी। पृथ्वी का सबसे ज़्यादा ख्याल रखती थी क्योंकि मुझे पृथ्वी बहुत पसंद था और पृथ्वी पर मुझे बहुत दया आती थी क्योंकि उसकी पत्नी अनन्या उसके साथ धोखा कर रही थी। पृथ्वी और रौनक दोनों मुझसे बहुत प्यार करते थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। यहाँ पृथ्वी के घर में 2 नौकरानियाँ पहले से ही थी और अंजलि दीदी के देख रेख के लिए भी एक नौकरानी को रख लिया गया था। लेकिन नौकरानियाँ तो सारा दिन काम करके शाम को अपने घर चली जाती थी। उसके बाद ही मैं देख रेख करती थी। रौनक जीजी को जॉब से आने के बाद खाना देना, पृथ्वी का ध्यान रखना। उधर महारानी अनन्या अपनी बीमारी का बहाना बनाकर मायके में आराम कर रही थी। आज पृथ्वी की तबीयत कुछ खराब लग रही थी। उन्हें शायद बुखार था। उन्होंने कई बार अनन्या को फ़ोन पर फ़ोन मिलाया था, लेकिन अनन्या ने उनका फ़ोन रिसीव नहीं किया था। जब नाना जी के फ़ोन पर मिलाया तो पता चला कि अनन्या तो सो चुकी है। पृथ्वी चुप हुए थे। नाना जी को प्रणाम करके फ़ोन रख चुके थे। पृथ्वी ने मुझे कहा, रिया तुम मेरे लिए चाय बना दो। मैं पृथ्वी के लिए चाय बनाकर ले गई। मैंने पहली बार पृथ्वी के माथे पर हाथ रखा था। पृथ्वी को बहुत तेज़ बुखार था। मैंने कहा, क्या पृथ्वी मैं तुम्हारा सर दबा सकती हूँ? पृथ्वी ने पहले तो मुझे देखा और कहा, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं होगा? मैंने कहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो पृथ्वी? तुम्हारे सर में दर्द है और तुम तकलीफ़ में हो और इंसानियत के नाते मैं तुम्हारा देखभाल तो कर ही सकती हूँ। मैं ये बोलकर पृथ्वी का सर दबाने लगी। पृथ्वी को बहुत आराम मिल रहा था। पृथ्वी धीरे धीरे आंख बंद करने लगे थे। मैंने उनका हाथ छुड़ाकर वहाँ से उठना चाहा तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपने पास ही बिठा लिया। मुझे भी पृथ्वी के पास से आने का मन नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा, रिया अगर तुम बुरा ना मानो तो आज रात यहीं मेरे कमरे में रुक जाओ। मुझे भी वहाँ से आने का मन नहीं था और मैं वहीं सोफे पर उनके सामने ही सो गई थी। पृथ्वी गहरी नींद में जा चुके थे। मैंने कई बार महसूस किया पृथ्वी के मन में मेरे लिए काफ़ी जगह थी। अनन्या 1 महीने के बाद यहाँ पर आ गई थी और मैं यहाँ नाना जी के पास चली आई थी। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था मैं पृथ्वी को कैसे देखूं। मैंने अपने मोबाइल में पृथ्वी का फ़ोटो सेव किए हुए थी। मैं हमेशा पृथ्वी से बातें करती। एक दिन डरते हुए मैंने पृथ्वी को कॉल किया। आधी रिंग में पृथ्वी ने फ़ोन उठा लिया था। मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैंने कांपती होठों से पूछा, पृथ्वी तुम्हारी तबीयत कैसी है? पृथ्वी ने छूटते ही बोला, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। न जाने क्यों जब से तुम गई हो मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तुम बुरा मत मानना, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम सिर्फ मेरे सामने रहो। पृथ्वी की बातें सुनकर मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। इससे बुरा हाल तो मेरा था, पर मैं कैसे बताती। मैंने फिर मजाक किया, अगर मेरी इतनी याद आ रही है तो आ जाते। अनन्या दीदी थी तो आप रोज़ चक्कर लगाते थे। इतना बोलकर मैं चुप हो गई थी। पृथ्वी आधे घंटे के बाद ही यहाँ पहुँच चुके थे। नाना जी से मिलकर मेरे कमरे में आए। किताब देने का बहाना था। मैं पृथ्वी को देखते पृथ्वी के गले लग गई थी। ऐसा लग रहा था न जाने बरसों से मैंने पृथ्वी को नहीं देखा। पृथ्वी भी मेरे गले लगकर बड़ी सुकून पा रहे थे। मेरे कंधे पर हाथ रखते, मेरे दोनों गालों पर हाथ रखकर मेरे चेहरे को ऊपर किया और कहने लगे, रिया अगर मैं तुम्हें नहीं देखता हूँ तो ऐसा लगता है कोई सामान खो गया है। मैं ऐसा कभी नहीं सोचता, लेकिन कुछ तो है जो मैं मिस कर रहा हूँ। मैं तुरंत पृथ्वी के होठों से चिपक गई। मैंने कहा, पृथ्वी कुछ मत कहो, बस मुझे महसूस करने दो। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करती हूँ। चाहे मैं सारी ज़िंदगी कुंवारी रहूँ, तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं आएगा। पृथ्वी भी मेरे होठों से चिपके मुझे बिस्तर पर सुला चुके थे। धीरे धीरे मेरे होठों को चूमते रहे, मेरे गालों को चूमते रहे। पृथ्वी ने कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मुझे शुरू से तुम पसंद थी, लेकिन मैंने अपने जुबान सिल लिए थे। मैंने कुछ न कहा और इसी भरम में अनन्या से मेरी शादी हो गई।
अनन्या बिल्कुल भी मेरी टाइप की नहीं है। उसे सिर्फ मेरे पैसों की ज़रूरत रहती है, मेरे लायक गिफ्ट की ज़रूरत रहती है। उसने आज तक मेरे किसी भी चाहत को पूरी नहीं की है। अनन्या, तुम्हारे अंदर वे सारे सुकून हैं जो मुझे चाहिए थे। मैंने कहा, पृथ्वी बस मुझे प्यार करो, कुछ मत कहो, मैं तुम्हें महसूस करना चाहती हूँ। ऐसा लग रहा है मैंने तुम्हें बरसों बाद देखा है। पृथ्वी ने धीरे धीरे मेरे कपड़ों को उतारना शुरू किया। उसके बाद मैंने खुद ही अपने नीचे के कपड़े उतार दिए। पृथ्वी धीरे धीरे मेरे होंठों से चलकर मेरे ब्यूटी बॉल तक आया था। मुझसे धीरे धीरे पूछ रहा था, तुम्हें कुछ बुरा तो नहीं लग रहा? मैंने कहा, पृथ्वी ऐसा कुछ मत कहो, सिर्फ मुझसे प्यार करो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मैं सिर्फ महसूस करना चाहती हूँ कि तुम मेरे इतने पास हो, जितने पास मैं तुम्हें हर समय सोचती हूँ। पृथ्वी जैसे दीवाना हुआ था, मुझसे पूछ रहा था क्या मैं और आगे बढ़ सकता हूँ। मैंने कहा, मैं पूरी की पूरी तुम्हारी हो चुकी हूँ, जहाँ भी जाना है मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने कहा, तुम अपने जिस्म को थोड़ा सा ढीला छोड़ो, नहीं तो तकलीफ़ होगी। मैंने कहा, मुझे सारी तकलीफ़ बर्दाश्त है, बस तुम मेरे साथ हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक ही झटके में पृथ्वी ने मेरे होंठों पर अपने हाथों को रखा। मेरी चीख थोड़ी तेज हुई थी, लेकिन मैंने अपने चीखों को अपने गले में ही दबा लिया था। पृथ्वी जैसे बेकाबू हुए थे, वे धीरे धीरे अपने स्पीड को तेज करते गए। मैं भी मीठे दर्द में आहें भर रही थी। थोड़ी ही देर बाद मेरा गला सूखने लगा था। पृथ्वी भी थोड़ा रिलैक्स हुए थे। वो मेरे दोनों ब्यूटी बॉल को पूरा लाल कर चुके थे। अब उन दोनों में थोड़ी थोड़ी जलन हो रही थी, लेकिन मुझे बड़ी सुकून मिल रहा था। ऐसा लग रहा था दुनिया में सब कुछ मिल गया है। थोड़ी देर के बाद पृथ्वी अपने कपड़े पहनने लगे थे। मैंने पृथ्वी का हाथ पकड़ लिया था। मैंने कहा, पृथ्वी मुझे छोड़कर मत जाओ, सुबह चले जाना पूजा आराधना से पहले। पृथ्वी ने कहा कि मैं भी तुमसे दूर जाकर नहीं रह पाऊंगा। मैं यूं ही पृथ्वी के सामने बिना कपड़ों के थी, पृथ्वी से विनती कर रही थी, आज यहीं रुक जाओ। पृथ्वी ने मेरी बात मान ली थी और सुबह पूजा आराधना से पहले ही वह घर से जा चुके थे। पृथ्वी हफ्ते में एक दो बार मेरे पास रात को जरूर रुकते थे और ये सब चोरी छुपे हो रहा था। नाना जी ने मेरी शादी के लिए लड़का देखने को रौनक जीजू को और पृथ्वी को कई बार कह चुके थे। एक दिन रौनक जीजू ने एक रिश्ता बताया था। पृथ्वी और मैं बुरी तरह से घबरा गए थे। पृथ्वी भी अब मेरे बिना नहीं रह सकते थे। मैंने कहा, पृथ्वी आपको कुछ करना होगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। पृथ्वी ने कहा, आज तो कह दिया, लेकिन दोबारा ऐसी बात कभी न कहना, मैं सब कुछ बंदोबस्त कर लूँगा। पृथ्वी ने मुझे दिलासा दिया था। उसने कहा कि मेरी यहाँ से पोस्टिंग हो रही है और यहाँ से 3 घंटे का रास्ता है जहाँ मेरी पोस्टिंग हुई है। वहाँ पर मुझे सरकारी क्वार्टर भी मिलेगा। और तुम्हें अच्छे से पता है, अनन्या तो मेरे साथ जाएगी नहीं। उसे तो पता नहीं यहाँ मायके में कितना अच्छा लगता है। मुझे महीनों छोड़कर यहाँ रह लेती है और एक फ़ोन भी नहीं करती। तुम कैसे हो रिया? तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा और तुमसे शादी करूँगा, अपने साथ रखूँगा। मैंने कहा, घर वाले कभी इस बात को नहीं मानेंगे। उसने कहा, मुझे भी पता है। मैंने कहा, ऐसा करो, मेरे 2-3 दिन के बाद मेरे लास्ट ईयर के लगातार पेपर हैं और मेरा सेंटर भी दूर पड़ा है। मैं पेपर देने जाऊंगी और वापस लौटूंगी नहीं और तुम मुझे वहीं पर मिल जाना। पृथ्वी भी मेरी बात मान गए और ऐसा ही हुआ। मैं पेपर देने गई तो वहाँ से पृथ्वी मुझे लेने आया था और सीधा अपने क्वार्टर में ले गया था। सबसे पहले पृथ्वी ने कोर्ट में शादी की थी, उसके बाद फिर मंदिर में शादी की थी, उसके बाद मुझे अपने क्वार्टर में ले गया था। 3 बेडरूम का क्वार्टर था, बहुत ही खूबसूरत था। हर जगह हरियाली थी। उसने अपने कमरे को काफ़ी खूबसूरती से सजाया था। उसने बिल्कुल सुहाग रात का रूप दिया था। पृथ्वी ने मेरा घूंघट भी उठाया था, मुझे मुंह दिखाई दिया था। उस रात मैं सुकून से पृथ्वी के सीने में मुंह छुपाकर सो रही थी, क्योंकि हम कई बार सुहाग रात मना चुके थे। पृथ्वी ने कहा, आज की रात जागना तो बहुत ज़रूरी है, तुम क्यों सो रही हो? मैंने कहा, मैं सो नहीं रही, तुम्हारे बाजुओं में मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। बोलो क्या करना है? पृथ्वी ने कहा, जो हम करते आए हैं वही करना है, लेकिन आज की रात कुछ खास है। आज हमारी सुहाग रात है। पृथ्वी कहने लगा, जब नाना जी ने शादी की बात छेड़ी थी, मुझे लगा कि तुम्हारा नाम लेंगे, लेकिन उन्होंने अनन्या का नाम लिया था और मेरे घर पर अनन्या के माता पिता ही बैठे थे। मेरे माँ बाप भी अनन्या को पसंद कर बैठे थे। अनन्या गोरी थी। मैं भी चुप कर गया, मैं कुछ कह नहीं पाया था। किसी ने भी तुम्हारा नाम नहीं लिया। मैंने तो हमेशा तुम्हारी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखी थी, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुमसे कहूँ। अब अनन्या की और अंजलि भाभी की बिल्कुल भी नहीं बनती। अनन्या के माँ का कहना है कि अनन्या यहीं पर रहेगी, इस वजह से अनन्या हमेशा मायके में रहती है। अंजलि भाभी का स्वभाव बहुत अच्छा है। घर में सभी लोग अंजलि भाभी को पसंद करते हैं। जहाँ तक मुझे अंजलि भाभी बहुत पसंद है। हर किसी से बहुत प्यार से बात करती हैं। मैंने कहा, अनन्या शुरू से ही ऐसी है।
वो मुझे देखकर बहुत जलती थी। उसने मुझे कई बार धमकाया था। उसने कई बार मुझे अनाथ होने का ताना दिया था, मेरे सांवलेपन का ताना दिया था। वैसे रिया, तुम्हारे वहाँ से आने की किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सिर्फ तुम्हारे नाना की तबीयत खराब हो गई है। वे तुम्हारी बहुत चिंता कर रहे हैं। रौनक भैया तुम्हारी तलाश कर रहे हैं। तुम्हारे पापा को तो पहले से ही कोई परवाह नहीं थी। तुम्हारी दादी तो कई महीने पहले ही चल बसी हैं। तुम्हारी चिंता करने वाला वहाँ कोई नहीं। बस भगवान से प्रार्थना करो नाना की तबीयत ठीक हो जाए। जब मैं तुम्हें यहाँ ले आया था तब मेरे फ़ोन पर फ़ोन आया था। रौनक भैया और नाना तुम्हारे लिए बहुत परेशान हैं। बाकी घर में किसी का कोई फ़ोन नहीं आया। किसी ने कुछ नहीं पूछा। मुझे भी तुम्हारे ढूंढने का नाटक करना होगा। मैंने कुछ ना कहा। मैं तो बस सुनती रही। मुझे पहले से ही पता था मेरी सिर्फ नाना जी को परवाह होगी और किसी को नहीं। मैं नाना जी की बहुत सेवा करती थी और नाना जी मुझे लेकर बहुत चिंतित रहते थे, क्योंकि उनकी बेटी इसी तरह इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। मैं उनके बहुत करीब थी और आज मैंने भी उन्हें छोड़ दिया है। तुम्हारे नाना जी आईसीयू में हैं। सुबह मुझे नाना जी को देखने जाना है। मैं चुप रही। मैंने कहा, पृथ्वी, तुम्हें जाना होगा, मैं तो जा नहीं सकती। अब तुम वहाँ के लोगों की बातें मुझे बताते रहना। हम ये सब बातें करके बड़ी सुकून से सो गए थे। पृथ्वी ने मुझे मुंह दिखाई में कहा था कि तुम मेरे ऑफिस में 2 सीट खाली है, उसमें तुम्हें पेपर देने पड़ेंगे और तुम्हारी जॉब वहाँ पक्की हो जाएगी। हम दोनों एक साथ ऑफिस जाया करेंगे। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती थी। मैंने पृथ्वी को बड़ी ज़ोर से अपने बाजुओं में भींच लिए। पृथ्वी ने रौनक जीजू से कहा था कि मेरी 2 दिन के बाद छुट्टी होगी, क्योंकि यहाँ पर छुट्टियाँ नहीं मिल रही। अभी नई ज्वाइनिंग है और दूर भी है, इसलिए मैं 2 दिन के बाद आऊँगा। जबकि पृथ्वी ने पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी और हम दोनों 1 हफ्ते एक दूसरे को यूं ही निहारते रहे। कहीं भी जाते हम दोनों साथ होते। चाहे घर का छोटा से छोटा सामान लाना होता तो पृथ्वी मेरे साथ जाते और मुझे बहुत सुकून मिलता। पर मुझे नाना जी की बहुत चिंता सता रही थी। मैंने पृथ्वी को उसी दिन भेज दिया था। पृथ्वी मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें मेरी विनती की वजह से नाना जी के पास जाना पड़ा था। पृथ्वी वहां पहुंचकर कई बार मेरे फ़ोन पर फ़ोन कर चुके थे। मुझे उनके फ़ोन का इंतज़ार था। मैंने पृथ्वी को कहा था, पृथ्वी, तुम्हें 2 दिन नाना जी के पास ही रुकना होगा और फिर अनन्या को भी तुम्हारी ज़रूरत होगी। पृथ्वी मेरे बिना बहुत परेशान थे, लेकिन उनको वहाँ रुकना था। अनन्या को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। पृथ्वी कितने दिन के बाद अनन्या के पास गए थे, लेकिन उसका वैसा ही व्यवहार होता था। उसके अलग ही नखरे होते। अगर उसका मूड होता तो ही पृथ्वी के पास आती, नहीं तो पृथ्वी अलग ही सोती थी। ये मैंने पहले भी देख चुकी थी। उसे ज़्यादा पृथ्वी से कोई लगाव नहीं था, जबकि पड़ोसी मयंक से उसका बहुत लगाव था। मैंने शादी के बाद भी छत पर उस मयंक के साथ बिना कपड़ों के लिपटे हुए देखा था। वे दोनों अपनी कार्रवाई में मगन थे। अनन्या बड़ी ज़ोर ज़ोर से सिसकियां ले रही थी। मयंक भी उसके दोनों ब्यूटी बॉल को मुंह में लिए उसे झटके पर झटके दिए जा रहा था। मुझे उस वक्त पृथ्वी पर बहुत दया आई थी और मैं कुछ न बोल सकी थी, और मैंने आज तक ये बात अपने पति पृथ्वी को नहीं बताई थी। पर मुझे पृथ्वी पर बहुत दया आती थी। अनन्या यहाँ मायके में आकर बैठ जाती और इसी तरह मयंक पड़ोसी के साथ वह इंजॉय करती। मयंक कोई अच्छा लड़का नहीं था। उसका बाहर कई लड़कियों के साथ अफेयर था। अनन्या से शादी से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। अनन्या भी इसी तरह पृथ्वी को धोखे में रख रही थी और मयंक के साथ उसका इसी तरह का रिलेशन था। अनन्या भी जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था और वे शादी के तुरंत बाद प्रेग्नेंट हो गई थी, और पृथ्वी अपने बच्चों को बहुत चाहता था। पृथ्वी के बच्चे तो मुझे भी बहुत पसंद थे। मैं उन्हें बहुत चाहती थी। नाना जी को दिल की दौरे की वजह से मौत हो गई थी और मेरा खोज निकालने का चैप्टर भी वहीं ख़त्म हो चुका था। नाना जी के अंतिम संस्कार के बाद वहाँ किसी ने मेरा कोई नाम नहीं लिया था। मुझे नाना जी का मौत का बहुत दुख हुआ था, क्योंकि उन्हें मेरे सदमे की वजह से दिल का दौरा पड़ा था। पर मैं क्या कर सकती थी। मैं पृथ्वी के बिना नहीं रह सकती थी। अगर मैं वहाँ होती तो नाना जी मेरी शादी ज़रूर करवा देते, और मैं ये नहीं चाहती थी। रौनक जीजू ने पुलिस में मेरी गुमशुदगी की कंप्लेन लिखवाई थी। उसके बाद वहाँ मेरा किसी ने कोई नाम नहीं लिया था। पृथ्वी इसी तरह हफ्ते में 2-3 बार अनन्या के पास रुककर आते थे, बच्चों से मिलकर आते थे। मुझे इसमें कोई भी आपत्ति नहीं थी। पृथ्वी वहाँ जाते तो मुझे कितनी बार फ़ोन करते। मैं भी उनके फ़ोन के इंतज़ार में बैठी रहती। कुछ दिनों के बाद मैं भी प्रेग्नेंट हो गई थी और मैंने भी एक बेटे को जन्म दिया था, जो बिल्कुल ही हूबहू पृथ्वी जैसा था। पृथ्वी को मेरे बेटे से बहुत मोहब्बत है। वह बहुत खूबसूरत है। जैसा पृथ्वी है उसने मेरा रंग रूप नहीं लिया था। पृथ्वी दिल के बहुत अच्छे इंसान थे। उनमें कोई भी ऐब नहीं था। अब हमारी गृहस्थी इसी तरह चल रही है। हफ्ते के 2 दिन पृथ्वी अनन्या के साथ होते हैं।
और बाकी सारा दिन वो मेरे साथ रहते हैं। मैं भी पृथ्वी के साथ ही उनके ऑफिस में जॉब कर रही हूँ। घर में आया मेरे बेटे को संभालती है। हम दोनों बहुत खुश हैं। अनन्या के दोनों बेटे बिल्कुल अनन्या पर गए हैं। आज तक अनन्या को इस बारे में कोई जानकारी नहीं और ना ही पृथ्वी का कोई इरादा है बताने का। हमारी लाइफ इसी तरह बहुत अच्छी चल रही है। अब आप लोग बताइए, क्या मैंने पृथ्वी से शादी करके ठीक किया या गलत किया? पृथ्वी मेरी आखिरी और पहली मोहब्बत है। और आप लोगों का अनन्या के बारे में क्या राय है? मैं जानना चाहती हूँ, क्या पृथ्वी को अनन्या को डिवोर्स दे देना चाहिए या नहीं? क्या मैं अनन्या की सारी बातें पृथ्वी को बता दूँ या नहीं? आप लोग मुझे बताइए। वैसे मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। पृथ्वी कभी मेरे बिना नहीं रह सकते और अनन्या को सिर्फ उनके पैसे चाहिए। अब आप लोग बताइए, क्या सही होगा और क्या गलत? और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर का और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।